एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेटा। देखिए ध्यान से समझिएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है बेटा। वो सेल ऑर्गेनेल्स जो कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो सेल ऑर्गेनेल्स जो कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हों उन्हें हम कंसिडर करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, उन्हें हम कंसिडर करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। अब इसमें 4 चीजें हैं या 4 सेल ऑर्गेनेल हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये चारों ही सेल ऑर्गेनेल इस टॉपिक के अंडर पढ़े जाते हैं। और अदर जो सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये सब कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, तो उन्हें हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर नहीं करते हैं। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस बात को कि ऑर्गेनेल्स दोज फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं, आर कंसिडर्ड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझने के लिए बेटा आप एक काम करेंगे, मैं एक डायग्राम समझाऊंगा आपको, उस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी सी सेल बना दे रहा हूँ, ठीक है जी, बहुत बड़ी सी मैंने सेल को बना दिया है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप, ये बहुत बड़ी सी सेल है। अब इसमें मैं न्यूक्लियस को बीच में ही बना सकता था, लेकिन बीच में ना बना के मैं थोड़ा सा साइड में खिसका दे रहा हूं ताकि आपको और भी सेल ऑर्गेनेल्स समझा सकूं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूं बेटा मैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी और इसके अंदर यहाँ पे डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है जो भरा होगा। ये जो पोर्स बनाए हैं ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक है जी। और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होगा और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। अब होता क्या है, इसी की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो बाहर सरफेस है उसी से एक्सटेंड होके कुछ इस तरीके की सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम लगे हो सकते हैं। अब राइबोसोम 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो इसके ऊपर बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट हो इन सिस्टर्नीज के ऊपर, तो उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER कह देते हैं, या वो स्मूथ फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होंगे, उन्हें हम SER कह देते हैं, उन्हें हम SER कह देते हैं, ठीक है जी। अब SER बनाने हैं तो यहाँ पे आप SER बना दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ये SER बना दीजिएगा ऐसे करके आप, ठीक है, SER। और
इस तरीके से नई चीज एक और फॉर्म कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसे मैं गोल्जाई की सिस्टर्नी कह रहा हूं या गोल्जाई ऑपरेटस कह दे रहा हूं। ठीक है जी, गोल्जाई ऑपरेटस कह दे रहा हूं। ये गोल्जाई के दो फेसेस बनाऊंगा मैं, सिस और ट्रांस। तो ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया न्यूक्लियस जी, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्जाई ऑपरेटस। ठीक है, गोल्जाई का ये वाला हो गया सिस फेज और ये हो गया ट्रांस फेज। सिस फेज को फॉर्मिंग फेज कह दीजिएगा, इसे आप मैच्योरिंग फेज कह दीजिएगा, इसे आप मैच्योरिंग फेज कह दीजिएगा, फॉर्मिंग और मैच्योरिंग फेज। अब ध्यान से सुनना कि भाई डीएनए के, ये जो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, इस डीएनए के पास में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो किसी प्रोटीन या एंजाइम या किसी हार्मोन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो यहां से क्या हुआ, डीएनए डायरेक्टली क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसे मैं आरएनए कह रहा हूं, और वो आरएनए इस न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर निकलता है और निकलने के बाद में ये जो राइबोसोम्स हैं वो उस आरएनए के ऊपर बाइंड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करवा देते हैं, और वो प्रोटीन बनने के बाद इस सिस्टर्नी में आ जाती है। अब एक काम कर रहा हूं, मैं इस प्रोटीन को थोड़ा अलग रंग से बना देता हूं। तो ये प्रोटीन बनी और यहां पे आ गई। अब ये जो प्रोटीन यहां पे सिंथेसाइज की गई, जो प्रोटीन सिंथेसिस यहां पे की गई, ये प्रोटीन बेसिकली फुली फंक्शनल नहीं होती, तो इसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और इसे मॉडिफाई करने के लिए इसे गोल्जाई में भेजना है। लेकिन ये प्रोटीन डायरेक्टली गोल्जाई में नहीं पहुंच सकती, उसको पहले इन सिस्टर्नीज से होते हुए, एसईआर के थ्रू होते हुए गोल्जाई तक पहुंचाया जाता है वेसाइकल के साथ पैक करके, और ये वेसाइकल जाके फ्यूज करते हैं, तब जाके प्रोटीन इन सिस्टर्नीज में पहुंच पाती है, जहां पे इन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन किया जाता है, इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है जी, गोल्जाई के अंदर किया जाता है ये काम। तो आरईआर का जो सोल फंक्शन है, जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए थे, इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस को करना। तो एसईआर का काम क्या था, एसईआर का काम था कि जो मटेरियल आरईआर से गोल्जाई में जा रहा था वो बेसिकली डायरेक्ट ना जाके वो एसईआर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, इट पासेस थ्रू एसईआर टू रीच द गोल्जाई apparatus। और दूसरा काम इस एसईआर का है कि भाई जैसे ये बोल रहा है कि भाई मैं प्रोटीन बना ले रहा हूं, एसईआर बोलता है कि ठीक है भाई मैं एक काम करता हूं, मैं स्टेरॉइड्स को बना लेता हूं और जो है लिपिड्स की सिंथेसिस मैं करवा देता हूं, लिपिड्स की सिंथेसिस मैं करवा देता हूं। और गोल्जाई बोलता है कि भाई ठीक है मैं एक काम करता हूं, जितने भी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है, स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन बनानी, ग्लाइकोलिपिड्स बनाने हैं, और उनको बनाने के बाद मॉडिफाई करने के बाद फाइनली कहीं पे अगर भेजना है, कहीं पे कहां भेजना हो सकता है भाई, कोई प्रोटीन बनने के बाद में, कोई प्रोटीन फाइनली सिंथेसाइज होने के बाद में यहां से ऐसे वेसाइकल में पैक हुई, वो या तो सिक्रीटरी प्रोटीन हो सकती है जिसको सिक्रीशन करके बाहर रिलीज कर दिया जाए, जैसे एंजाइम और हार्मोन को किया जा सकता है, या ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो सकती है, क्योंकि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक फॉस्फोलिपिड से, दूसरा प्रोटीन से। और तीसरा काम ये हो सकता है कि इसके अंदर वो एंजाइम्स पैक्ड हों जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं, मतलब वो एंजाइम्स के प्रिकर्सर हों, तो ये ही वेसाइकल आगे चल के लाइसोसोम भी बन सकता है, और यही आगे चल के प्लांट सेल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, यही आगे चल के प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल की फॉर्मेशन भी करवा सकता है। तो यहां पे देखिए, आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जाई बॉडीज ने और लाइसोसोम और वैक्यूल ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन किया, इसीलिए इन सब को मैं क्या कह रहा हूं, इन सब को मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह रहा हूं, इन सब को मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह रहा हूं। इसको दूसरा नाम भी है बेटा, इन्हें GERLB कहते हैं। ठीक है,
इन्हें GERL भी कहते हैं, गोल्जाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइजोसोम्स। GERL गोल्जाई एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम। तो ये तो इनकी ओवरऑल बात की मैंने। अब एक एक करके स्पेशलाइज्ड पार्ट करके देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पर्टिकुलर फंक्शंस क्या हैं, ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आइए उसे शुरुआत करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट मैं जो शुरुआत करने वाला हूं वो सबसे पहले मैं ER से शुरुआत करूंगा, फिर ER को मैं कैटेगराइज कर दूंगा दो कैटेगरी में। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। आई एम स्टार्टिंग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के से हो सकता है, ग्रैनुलर, ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर वो जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे, और ए ग्रैनुलर वो जिसके ऊपर राइबोसोम्स का प्रेजेंस नहीं होता। तो जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होंगे उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं जो ग्रैनुलर हैं उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं दो कैटेगरी में बांट दे रहा हूं। एक को कह रहा हूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होते हैं जिन्हें मैं कह रहा हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए ग्रैनुलर होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं होता, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रैनुलर होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब यहां पे जो अगली बात मैं कर रहा हूं वो ओवरऑल कर रहा हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं स्मूथ और रफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तीन फॉर्म में बेसिकली प्रेजेंट हो सकता है। या तो वो सिस्टर्नी की फॉर्म में हो सकता है, या तो वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है, या तो वो वेसाइकल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अगर सिस्टर्नी की फॉर्म में ये प्रेजेंट है तो सिस्टर्नी एक फ्लैट पैरेलल स्टैक्ड स्ट्रक्चर है। मैं कह रहा हूं क्या कि ये एक फ्लैटेंड पैरेलल स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं, और इनके ऊपर आपको राइबोसोम मिलते हैं। ये इनके ऊपर आपको राइबोसोम प्रेजेंट मिलेंगे, इनके ऊपर आपको राइबोसोम प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है, इनके ऊपर आपको राइबोसोम प्रेजेंट मिलते हैं। और वो सेल्स जिनका सिक्रीटरी रोल होता है या जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं या जिनका सिक्रीटरी फंक्शन होता है, उनके अंदर ये वाली फॉर्म बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, सिस्टर्नी वाली फॉर्म। ये फॉर्म उनके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे पैनक्रियाटिक सेल के अंदर आपको ये सेल्स बहुत अबंडेंटली मिलेंगे, ब्रेन सेल्स में आपको ये बहुत ज्यादा अबंडेंटली मिलेंगी। दूसरी फॉर्म होती है जिसे हम ट्यूब्यूल फॉर्म कहते हैं। जो ट्यूब्यूल फॉर्म होती है बेटा, ये ब्रांच्ड होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं, इस तरीके से ब्रांचिंग इनकी हो सकती है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऐसे से स्ट्रक्चर होते हैं ट्यूब्यूल्स, लेकिन इनके ऊपर राइबोसोम आपको नहीं मिलता है। ये एक तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये फ्री होते हैं राइबोसोम से। तो इनका काम क्या हो सकता है, ये बेटा लिपिड और स्टेरॉल की सिंथेसिस करवाते हैं, लिपिड एंड स्टेरॉल की सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखना,
यहां पे अंदर वाला जो कंपार्टमेंट होता है इसको ल्यूमन कहते हैं, तो इसे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहा जाता है, इसे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। और बाहर वाला जो स्पेस होता है इसे हम बेटा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं, इसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं, इसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं बेटा। और वेसाइकल जो फॉर्म होती है ऐसी सर्कुलर सी फॉर्म होती है, कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। ये इस तरीके से सर्कुलर होती हैं और ये भी फ्री होती हैं बेटा राइबोसोम से, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करेंगी, ये लिपिड सिंथेसिस करवा सकती हैं, ठीक है, लिपिड सिंथेसिस ये करवाएंगी, लिपिड सिंथेसिस ये करवाती हैं, ठीक है, लिपिड की सिंथेसिस ये आपको करवाती हुई मिल सकती है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं RER और SER के स्पेशलाइज्ड फंक्शन की, कि इनके फंक्शन क्या हो सकते हैं। ये तो मैंने फॉर्म बताई, तो आई एम स्टार्टिंग विद बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं शुरुआत कर रहा हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके ऊपर आपको राइबोसोम तो प्रेजेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, राइबोसोम इनके ऊपर आपको प्रेजेंट मिलेंगे, ये आपको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है अंडर द माइक्रोस्कोप, और इनके साथ में दो प्रोटीन एसोसिएटेड होती हैं जिन्हें हम लोग राइबोफोरिन कहते हैं, राइबोफोरिन। राइबोफोरिन भी दो टाइप की होती हैं, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। ये राइबोफोरिन मदद करती हैं इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाइंड करने में लार्जर सब यूनिट के साथ में राइबोसोम की। मैं बोल रहा हूं कि दे हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट 60S, बाइंडिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट 60S विद ER, ठीक है, ER के ऊपर बाइंड करने में मदद करती है। इनका फंक्शन क्या हो सकता है? तो बेटा इनके फंक्शन में मेन इनका फंक्शन जो होगा वो होता है एक तो प्रोटीन सिंथेसिस ये करवाते हैं। दूसरा फंक्शन इनका होता है कि बेटा ये क्या करेंगे, जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स हैं उनके प्रिकर्सर्स को बनाने में मदद करते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं कि दे सिंथेसाइज प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम्स required for लाइसोसोम। और उसके अलावा बेटा अगर इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऊपर से राइबोसोम्स हट जाएं तो ये SER बन जाते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं कि दे गिव राइज टू SER, ठीक है, ये इनके फंक्शंस हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है। तो आई एम स्टार्टिंग विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका रोल हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या करते हैं। देखिए ये तो आपको पता चल गया होगा कि इनके ऊपर राइबोसोम तो नहीं होंगे, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये ए ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इनका होगा बेटा, इनका ए ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है अंडर माइक्रोस्कोप, और इनके ऊपर बेटा राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इनके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है बेटा कि इनके क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन इनका ये है कि बेटा ये लिपिड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस करवा सकते हैं, ठीक है, लिपिड्स की और स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करवा सकते हैं। दूसरा इनका रोल ये है बेटा कि कोई भी प्रोडक्ट जो RER से गोल्जाई में जाना होता है वो इन्हीं के थ्रू पास होगा बेटा, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ RER passes into Golgi through SER, वो SER के थ्रू पास करेगा। तीसरा फंक्शन होता है इनका बेटा कि ये क्या करते हैं, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई का मतलब है कि कोई टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना, डिटॉक्सिफाई करना, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने का काम इनका है। और चौथा काम इनका होता है बेटा कि ये अबंडेंट रिजर्व होते हैं कैल्शियम आयन के, अबंडेंट रिजर्व होते हैं कैल्शियम आयन के, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। ये रोल आप कैल्शियम का पढ़ेंगे जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल कॉन्ट्रैक्शन के एक पूरा मैकेनिज्म है, वहाँ पे आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कैल्शियम आयन क्या करते हैं जाके वहाँ पे। तो ये रही बात बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की।